अगर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने लाया कहां से, तो हम कहते हैं कि फिजिक्स की एक ब्रांच हमारे पास है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स की ही एक ब्रांच है तो जिसको हम नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम ऐसा कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स को हमने बाइफरकेट कर दिया है, इसको हमने तोड़ दिया है तीन भागों में। एक भाग जो इसका बनता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी एक ब्रांच जो इसकी बनती है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरी ब्रांच जो इसकी बनती है दैट इज मैग्नेटिज्म, और तीसरी ब्रांच जो बनती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो डज नॉट मीन हियर ओनली इलेक्ट्रॉन, बल्कि हम ऐसा कहेंगे, इन जनरल हम कहेंगे कि इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। तो अगर चार्ज रेस्ट में होगा, जब चार्ज किस में होगा, रेस्ट में, तो हम कहेंगे कि हम डील करते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि स्टैटिक का मतलब ही है रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो हम क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स को ही पढ़ते हैं, मगर इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम किसको पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। और नंबर सेकंड कि जब चार्ज किस में आ जाएगा, जब चार्ज में आएगा और उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी होनी चाहिए क्या, कांस्टेंट, यानी जब चार्ज मूव कर रहा है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हम उस वक्त कहेंगे कि ये मैग्नेटिज्म है। ये वो वाला मैग्नेट नहीं है जो हम देखते हैं कि एक जो हमारे पास एक होता है रेक्टेंगुलर पीस होता है, उसमें एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, वही जो मैग्नेट होता है, ये वाला मैग्नेट नहीं, बल्कि हमको मैग्नेटिज्म क्रिएट करना है। 10th क्लास में, लोअर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। तो करंट जो है ना, करंट किन से बनी है, चार्जेस के साथ बनी है। अगर चार्जेस से बनी है तो जब चार्जेस मूव करेंगे, मगर कैसे मूव करेंगे, क्या वो ऐसे ही मूव करेंगे कि जब वो पागल हो जाएंगे, हम ऐसा कहेंगे कि जब उनके पास एक्सेलरेशन होगी, नहीं, बल्कि हम ऐसा कहेंगे कि जब चार्ज मूव करेगा विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हम कहेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म। और नंबर थर्ड की जब चार्ज को क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन, यानी व्हेन द चार्ज इज एक्सेलरेट। तो जब चार्ज एक्सेलरेट हुआ होगा तो हम कहेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जो ये वाला चैप्टर है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं, पहले हम यही देख लेंगे। तो हम कहेंगे कि पहले जो इसमें हमको लॉ पढ़ना है वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बहुत ही जाना पहचाना लॉ है, कूलम्ब्स लॉ। एंड नंबर सेकंड जो हमको इसमें पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमने इसको भी बाइफरकेट कर दिया है, हम इसको नाम देते हैं दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट में हमको पढ़ना है क्या, कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ के साथ साथ हमको यहां पे पढ़ना है इससे रिलेटेड, यानी फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमको इसी में पढ़ना है, यानी कूलम्ब्स लॉ में ही हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ हमको यहां पे डेरिवेशंस करनी है किसकी, फोर्स की। और फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड आएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड में हमको दूसरा लॉ पढ़ना है जिसको हम नाम देते हैं गॉस लॉ या गॉस थ्योरम जिसको हम बोलते हैं। गॉस थ्योरम के साथ साथ हमको यहां पे पढ़ना है कैपेसिटर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड। अब ये जो कैपेसिटर है इसमें पोटेंशियल भी आता है, यानी पोटेंशियल को भी हमें पढ़ना है। कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स की रिलेशंस क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में कौन कौन सी टर्म्स ऐसी आ जाती हैं, या कैपेसिटर से रिलेटेड बहुत सारे ये क्वेश्चंस या फिनोमेना हमको पढ़ने। तो ये वाला जो है ना, ये कैपेसिटर्स और गॉस लॉ, ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ब्रांच नंबर सेकंड में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड। तो अब जो ये मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे कि जब चार्ज मूव करेगा तो हम कहेंगे कि हमको पढ़ना है इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी आपका एक टॉपिक, और टॉपिक नहीं बल्कि आपका एक चैप्टर बन जाएगा जिसको हम नाम ही देते हैं क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद इसमें आता ही है एक और टॉपिक दैट इज मैग्नेटिज्म, यानी करंट जो है, करंट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया है, तो वो हमको पढ़ना है किसमें, मैग्नेटिज्म में। और इसके बाद हमको जो तीसरा टॉपिक पढ़ना है वो है इसी में, दैट इज एलसीआर सर्किट्स और एसी करंट, ये हमको इसी में पढ़ना है। एंड नंबर फोर्थ कि जब हम चार्ज को एक्सेलरेट कराएंगे तो उसमें आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी ऑलमोस्ट जो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपके पहले पेपर का, यानी पेपर फर्स्ट का लास्ट वाला चैप्टर है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोडायनामिक्स ही हमको पढ़नी है पूरे पहले पेपर में। अब कहीं पे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी है, कहीं पे हमको मैग्नेटिज्म पढ़ना है या मैग्नेटोस्टैटिक्स, और नंबर थर्ड जो है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो हम ऐसा कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स,
इलेक्ट्रोडायनामिक्स खुद ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की। तो हम ऐसा कहेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स इन विच वी डील विद द चार्जेस विच आर एट रेस्ट। तो हम उन चार्जेस के साथ डील करते हैं जो किस में होते हैं? रेस्ट में होते हैं। तो चार्ज का मतलब यहां पे हम ऐसा नहीं लेंगे कि चार्ज बस इलेक्ट्रॉन है, बल्कि हम ऐसा कहेंगे कि चाहे कोई भी चार्ज हमारे पास होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, तो हम उनको एक कंबाइंड नाम देंगे, दैट इज चार्ज। हम इलेक्ट्रॉन को अलग से नहीं देखेंगे, प्रोटॉन को अलग से नहीं, बल्कि हम ऐसा कहेंगे कि चार्ज होगा लेते। अब जो ये है चार्ज, बेसिकली हमारे पास जो दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है, इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और नंबर सेकंड जो है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हमने लिया है 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम। मीन्स जो कूलम है, कूलम चार्ज का यूनिट है। जिस तरह हमारे पास मास का यूनिट है SI दैट इज kg, जिस तरह टाइम का यूनिट है सेकंड, लेंथ का यूनिट है मीटर, इसी तरह चार्ज का भी यूनिट है दैट इज कूलम। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी होता है। इसी तरह जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन इससे थोड़ा सा भारी होता है, उसका मास होता है 9.1 × 10⁻27 kg। और जो चार्ज है, चार्ज उसका भी इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के पास -1.67 होता है, तो प्रोटॉन के पास हम लेते हैं +1.67 × 10⁻19 कूलम। समझ में आ रहा है? अब हम ऐसा कहेंगे कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज है क्या, चार्ज किसको हम कहते हैं? तो हम ऐसा कहते हैं कि चार्ज जो है ना, चार्ज एक बॉडी के पास एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। हम ऐसा भी कहेंगे कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी बॉडी या ऑफ एवरी फंडामेंटल पार्टिकल दैट मेक्स अवर बॉडी और द थिंग्स दैट सराउंड अस। तो ये हम पिछले क्लास में, छोटी छोटी क्लास में या लोअर क्लास में हम ऐसी डेफिनेशन पढ़ के आते हैं। अब जो डेफिनेशन है हमारे पास है ना, वो दो टाइप्स की होती है। जैसे कि फोर्स क्या होता है, हम कहते हैं कि फोर्स इट इज ए पोलर पुश। अब हम कहेंगे कि जो फोर्स है उसके हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बनाना चाहते हैं। जिस तरह करंट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी बनाना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी जिसे हम मेजर करेंगे करंट को कितनी फ्लो हो रही है, तो वो एक डेफिनेशन है। और दूसरी वाली वो वाली डेफिनेशन है जो अगर हमें कोई कहेगा कि बताओ करंट क्या है, तो हम उसको वही वाली डेफिनेशन बताते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन उस वक्त नहीं बताते। इसी तरह चार्ज जो है ना, चार्ज की भी एक डेफिनेशन है जिसको हम क्वालिटेटिव डेफिनेशन बोलते हैं, और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या होती है? तो हम ऐसा कहेंगे कि क्वालिटेटिव डेफिनेशन में चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज एन इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फंडामेंटल पार्टिकल दैट मेक्स अवर बॉडी और द थिंग्स दैट सराउंड अस। क्योंकि जब हम देखते हैं तो हर कोई चीज जो है एटम्स से बना होता है, एटम्स जो है ना वो इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। मीन्स की जो कोई भी बॉडी हमारे इर्द गिर्द होती है, तो वो अगर हम उसको अंदर जाके देख लेंगे तो हमको लास्ट में जो फंडामेंटल पार्टिकल उसमें मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है? चार्जेस है। अब हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेंगे। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन में हम चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वही हम देखेंगे कि चार्ज होता क्या है। देखो पिछले क्लास में हमने कहा कि जो फोर्सेस है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, वो हमारे पास चार टाइप्स के हैं। पहला वाला फोर्स जो है ना, यानी दो फोर्सेस उसमें है माइक्रोस्कोपिक और दो होते हैं माइक्रोस्कोपिक। अब जो ये माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस है ना, उनमें एक फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। मीन्स ये दोनों फोर्सेस जो है ये कहां लगते हैं? ये इनसाइड द न्यूक्लियस लगते हैं। इनसाइड न्यूक्लियस हमको कुछ नहीं करना है, हमको अब बाहर की वर्ल्ड को देखना है, बाहर वाली दुनिया को हमें देखना है। तो अब जो पहला जो ये दो और फोर्सेस जो बचते हैं हमारे पास, वो होता है, उनमें से एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स हम कहते हैं ये तब लगता है जब दो बॉडीज के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होगी और वो वाली कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है मास। क्या कहलाती है? मास। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कब लगता है? तो हम कहते हैं कि ये तब लगता है कि जब दो बॉडीज के पास क्या होगा? चार्ज। अब हम देखते हैं कि अगर मैं लूंगा फॉर एग्जांपल, अब हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा
और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक ये इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव। एक बॉडी दूसरी बॉडी को जिनके पास मास होता है उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो लॉ है, इस लॉ को हम कहते हैं दिस इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा, मैंने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इलेक्ट्रॉन लिया है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने लिया। इस इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है, इस इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है। मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और इनके बीच में जो ये दूरी है ना, ये मान लो ये मैंने लगा दी है 1 सेंटीमीटर, यानी r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब अगर इनके पास मास है तो जाहिर सी बात है इनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है, मींस के इलेक्ट्रॉन के बीच में पहले अट्रैक्शन का फोर्स भी लगेगा। अब वो वाला अट्रैक्शन का फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम कहेंगे कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है, तो ये है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन G टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। बता m1 क्या है, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m2 क्या है, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन मैंने लिए हैं, दोनों का मास क्या होगा, सेम। तो हम ऐसा लिखेंगे G m1 m2। बता मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg का होल स्क्वायर, क्योंकि m1 m2 के बराबर है। तो m1 इंटू m1 होगा m1 स्क्वायर, m1 है 9.1 इंटू 10⁻31 kg का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, बता r कितना है, r है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमारे पास यूनिट नहीं है किसका, लेंथ का या डिस्टेंस का, ऐसा यूनिट नहीं है। अगर ये SI नहीं है, kg SI है, अगर मैंने इसको kg में लिया है तो सेंटीमीटर को भी मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर्स में। तो हम ऐसा कहेंगे कि जो 100 सेंटीमीटर्स है, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं कितना, 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर होगा ना फिर बराबर 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। 100 को हम लिख सकते हैं 10 पावर 2। 10 पावर 2 को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा ये बन जाएगा 10⁻⁻² मीटर्स। तो 1 सेंटीमीटर के बजाय मैं लिख सकता हूं मैं 10⁻⁻² भी। अगर मैंने यहां पे लिखा है तो ये बन जाएगा 10⁻⁻1 सेंटीमीटर होता है -2 का होल स्क्वायर। बता जी जो है ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू हमको मालूम है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पहले हम वैल्यू को ही बस यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये वाला वैल्यू जो है ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बता ये वाला फोर्स जो इनके बीच में लगेगा ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव। क्या होता है, अट्रैक्टिव। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहूंगा कि आप ऐसे मान लो कि ये वाला जो फोर्स है ये आ गया है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 9 9 81 इंटू 10⁻⁻31 वो हो गया 62 लगभग। तो 62 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर 10⁻⁻4 10⁻⁻4 को ऊपर ले जाए ये बन जाएगा इंटू 10⁻+। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे समझाना है कि व्हाट इज दिस, चार्ज क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा मान लेंगे कि मान लो ये वाला जो फोर्स है ना ये आ गया 2 न्यूटन। कितना आ गया, 2 न्यूटन। तो अगर ये वाला फोर्स आ गया है 2 न्यूटन तो मैं कहूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने आपका ऐसे ही कहा कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि ये वाला फोर्स जो है ये कितना आ गया है 2 न्यूटन। तो मैं कहूंगा ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स 2 है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। कितने न्यूटन से, 2 न्यूटन से। ये समझ में आ रहा है। अब अगर हमने देख लिया है, हमने अब देखा है फॉर एग्जांपल कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कितना, 2 न्यूटन। मगर याद रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अब हमने कहा कि अगर ये 2 इनके पास चार्ज भी है तो इसका मतलब है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो ऑलवेज या वो होता है बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। यानी अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह हम मैग्नेटिज्म में कहते हैं लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो वही हम देख लेंगे अब यहां से। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहां पे यही 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अगर मैंने यही 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के
दो इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब मैं मास को नहीं लूंगा, अब मैं किसको लूंगा, चार्ज को। इसके पास चार्ज है 1.67 इंटू 10⁻⁻90, इसके पास भी है 1.67 इंटू 10⁻⁻90। इनके बीच में जो दूरी है ना, ये फिर मान लो ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब इनके बीच में लगेगा कौन सा फोर्स, कोलंबियन फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ना, Fe इज इक्वल टू, वो होता है K(Q1Q2) डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K कुछ नहीं है, जिस तरह वहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसी तरह यहाँ पे कोलंबियन कांस्टेंट है। इसका भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया है। वो वाला वैल्यू जो है दैट इज 9 × 10⁻⁹। और Q1 जो है दिस इज चार्ज, Q2 दिस इज आल्सो चार्ज, R इट इज द सेपरेशन। तो R फिर 1 सेंटीमीटर है, मीनस वो 10⁻⁻2 फिर बन जाएगा। तो Q1 का वैल्यू कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। बता अब ये कौन सा फोर्स है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो लाइक चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, मीन्स कि इनके बीच में रिपल्शन का फोर्स भी लगता है। मासिस की वजह से इनके बीच में कौन सा फोर्स लगा था, ग्रेविटेशन का, अट्रैक्टिव नेचर। और जो चार्ज है, चार्ज की वजह से इनके बीच में कौन सा फोर्स लगा था, रिपल्सिव। अब हमने इसको कैलकुलेट कर दिया, अगर आप इसको भी कैलकुलेट करोगे तो ये वाला जो फोर्स है ना, ये वाला फोर्स हमने देखा, ये वाला फोर्स हमने देखा कि ये इस वाले फोर्स से ज्यादा आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 न्यूटन था तो ये क्या था, 3 न्यूटन। अब ये 3 न्यूटन नहीं है, आप इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 10⁻⁻67 कुछ ऐसा ही आता है, और ये -54 कुछ ऐसा ही आता है। तो अगर ये वाला फोर्स ज्यादा है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो हम ऐसा कहेंगे ना कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स भी लगता था और रिपल्शन का फोर्स भी लगता, मगर रिपल्शन का फोर्स मोर है देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है ना चार्जेस के बीच में, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन मोर हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से रिपल्शन का फोर्स बढ़ गया है देन द अट्रैक्शन फोर्स, तो यही प्रॉपर्टी चार्ज की कहलाएगी या इलेक्ट्रॉन की कहलाएगी, दिस इज चार्ज। यानी द एडिशनल प्रॉपर्टी of the electrons by which the repulsive force becomes more than the attractive force between the two electrons। यानी इलेक्ट्रॉन ही मैंने लिए हैं, उनके बीच में चार्जेस डिस्टेंस सेम रखी है, मास 2 ही इलेक्ट्रॉन लिए हैं, दो कोई और दूसरी बॉडीज नहीं ली है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ये मासेस की वजह से जो फोर्स लगता था वो कम आ गया है। उसके कंपैरिजन में, किस कंपैरिजन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के कंपैरिजन में। अब कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है ना इलेक्ट्रॉन के पास, जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को मोर बना दिया है, किसे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी है ना इलेक्ट्रॉन की, उसी वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं दिस इज चार्ज। तो पहली वाली प्रॉपर्टी क्या थी, यानी पहले जो हमने डेफिनेशन दी थी वो हमने कहा था कि इट इज एन इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी पार्टिकल दैट मेक्स आवर बॉडी और द थिंग्स दैट सराउंड अस। तो अब अगर हम क्वांटिटेटिवली हमने देख लिया, कैलकुलेशन करके हमने देख लिया, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमने इसको कैलकुलेट कर दिया, हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो मोर है देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब जो कोई प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी होगी जिसने किसको बनाया है ज्यादा, फोर्स ऑफ रिपल्शन को ज्यादा बनाया, तो अब अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो गया, ये किसी ना किसी प्रॉपर्टी की वजह से होगा। अब जो वो वाली प्रॉपर्टी है ना, उसी प्रॉपर्टी को हम नाम क्या देते हैं, चार्ज। अब अगर हम इसको लॉजिकली देखेंगे, अब अगर हम इसको देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ये चाक है मेरे पास। अगर मेरे पास ये चाक है ना, तो चाक के पास क्या है, मास। अगर चाक के पास मास है, देखो मैंने यहां पे ऐसी चाक को मारा, जब मैंने चाक को यहां पे मारा तो मैं देख रहा हूं कि यहां पे एक डॉट आ गया है, मीन्स कि यहां पे किसी चाक का कोई ना कोई पीस यहां पे इसके साथ क्लिंग हो गया है, ये इसी के साथ रुक गया है। अगर ये रुक गया है तो बाकी चाक, अगर आप ऐसे इमेजिन कर दो, मैंने यहां से चाक को उठा दिया और इधर डाल दिया है, तो ये चाक जो है ना, इधर एक पार्टिकल यहां पे रुका है, बाकी सारा चाक कहां गया, नीचे। अब अगर चाक नीचे गया है तो मैं कहूंगा क्यों गया है, तो आप कहोगे कि नीचे से अर्थ है, अर्थ ने इसको क्या कर दिया, अट्रैक्शन लग गया है। तो किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो मीन्स कि इसके पास मास था, अर्थ के पास भी क्या था, मास, तो उसने उसको अट्रैक्ट कर दिया। अब सवाल यहां पे पैदा होता है, तो ये वाला पार्टिकल इसके पास भी मास था, तो अर्थ ने इसको अट्रैक्ट क्यों नहीं किया। तो इसका मतलब है ना कि बोर्ड और उसके बीच में कोई ना कोई ऐसा फोर्स लग गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है।
अब जो ये वाला फोर्स है जिसने इस चार्ज के पार्टिकल को अपनी तरफ से पकड़ के रखा है, किलिंग करके रखा है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक किलिंग। अब जो ये वाला फोर्स है जिसने इसको अट्रैक्ट करके रखा है ना, तो यही वाला फोर्स कौन सा होगा, जो ग्रेविटेशन से ज्यादा है, ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फोर्स है। तो यही वाला जो फोर्स है जिसने इसको यहां पे पकड़ के रखा है, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हम ऐसा कहेंगे कि चार्जेस के बीच में एक ही फोर्स नहीं लगता है, कितने लगते हैं, दो लगते हैं, ग्रेविटेशन का भी लगता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी लगता है, यानी अट्रैक्शन या रिपल्शन बाय द नेचर ऑफ देयर चार्जेस, वो भी लगता है। अब कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसने ग्रेविटेशन फोर्स को ज्यादा कम कर दिया है और इलेक्ट्रो